everyone. Good evening, good evening, good evening, good evening. Welcome back to the last part of our chapter that is psychological disorders. आप लोगों का बहुत 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 ज्यादा तहे दिल से नंदन अभिनंदन है आज के हमारे इस क्लास में लास्ट पार्ट ऑफ योर फोर्थ चैप्टर जो हमने फाइनली खत्म कर दिया है. यस, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे. और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हम लोगों ने अपन लोगों ने साथ में बैठ के इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया है, अच्छे से खत्म किया है. हर एक एक चीज लाइन पढ़ पढ़ के समझ समझ के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके पढ़ाई करी है, समझा है. यस, और अब समय आ गया है कि जो चैप्टर आप लोगों ने समझा है, जो चैप्टर मैंने आपको समझाया है, उस चैप्टर के हम क्विकली जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जितने भी ग्लॉसरी टर्म्स हैं, जितने भी प्रैक्टिस शीट, जो स्पेशल क्यूरेटेड प्रैक्टिस शीट आपके लिए बनाई गई है, वो आपके साथ आज डिस्कस करी जाए. बिकॉज यू ऑल अब डिजर्व दिस. यस, पूरा चैप्टर अब समझ चुके हो तो ये भी अब आप लोगों के लिए इट वुड बी वेरी इजी. यस, so once again, welcome back and how are you all doing? Yes, पहले ये बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे. अब पहले आप लोग बताओ कि कैसे हो आप सब मजे में हो? बढ़िया है, चंगा है? हाँ, जोश मीटर कैसा है? वैसे मेरा तो तुम जोश मीटर बहुत ज्यादा देख सकते हो. यस, कैसा है आपका जोश मीटर कैसा है? और वैसे भी 7 बज चुके हैं. So how is your जोश? How is your energy meter? How is your energy level? कैसा है? हाई है? Yes. लास्ट चैप्टर, लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. फाइनली क्वेश्चन आंसर वाला है ना? अब इसके बाद तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे फ्रॉम मंडे. यस, तो आई एम अज्यूमिंग मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे कुचू कुचू आर एब्सोल्युटली ओके. सब मजे में हो, है ना? सब अच्छे हो, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है आप लोगों को? अगर स्टिल कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई कुछ भी है, प्लीज अप्रोच मी, प्लीज मेल कर दो, प्लीज अपने तक कोई चीजें मत रखो, अपने आप अकेले सफर मत करो, है ना? हेल्प ले लो, हेल्प लेने में कोई तकलीफ नहीं है. एंड आई नो व्हेन आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन यू वुड बी लाइक क्यों ही हम दीदी को पे ट्रस्ट करेंगे, व्हाट इफ दीदी हमारी बात किसी और को बता दे. एंड यू नो मैं लाइक इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि दिस इज अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, है ना? हम कब किससे किस तरीके से मिलेंगे कभी हमें नहीं पता है. बट इस बात पे यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस नोट कि जो भी आप बातें मेरे से करोगे इट विल बी टिल टू मी, मेरे तक रहेंगी, मेरे से कहीं बाहर नहीं जाएंगी, लीक नहीं होंगी जैसे बाकी चीजें लीक हो जाती है. मेरे से तक जो आप बातें करोगे वो लीक नहीं होगी. बिकॉज आई अंडरस्टैंड वॉट थिंक इज, मैं उस बात की वैल्यू करती हूँ. जब भी कोई अपनी सीक्रेट, कोई जब आपने कॉन्फिडेंशियलिटी, जब कोई आप अपनी सीक्रेट बात, प्राइवेट बात किसी से शेयर करते हो तो आप एक ट्रस्ट के साथ करते हो. और अगर इन केस आपकी वो बात लीक हो जाती है तो आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है और आप किसी को वो बात बताना नहीं चाहते हो. आई कम्प्लीटली नो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट एट दिस पॉइंट आई वुड से कि मेरे साथ ये केस नहीं है. बिकॉज मैं जिस अभी लाइन में हूँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, वहां पर इस चीज का बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंस है. कॉन्फिडेंशियलिटी नाम का एक टर्म है, आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी करते हो, है ना? तो कॉन्फिडेंशियलिटी हम मेंटेन करते हैं, बाकी लोग हमसे जो भी बातें करते हैं वो हम अपने तक रखते हैं, हमारे हमसे बाहर वो चीजें नहीं जाती है. तो इफ यू ऑल्सो फील लाइक कि मुझे कुछ बताना है जिससे कि मुझे थोड़ा बेटर फील हो सके, जिससे मैं थोड़ा अच्छा फील कर सकूं, तो यू कैन टॉक टू मी. ठीक है? कोई फोर्स नहीं है, कोई दबाव नहीं है. इट्स जस्ट अ ओपन प्लेटफॉर्म, इट्स जस्ट अ वेलकम, ओपन इनवाइट है. खुले है ना हाथों से आपका वेलकम किया जा रहा है कि अगर कोई भी चीज आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडीज ऑलरेडी गिवन है, आप वो देख के मुझे कोई भी चीज मेल कर सकते हो, मुझे उसमें आप अपनी इश्यूज बता सकते हो, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं.
Yes? Okay? चलो. On this note, let's begin our class. Last part of our fourth chapter, psychological disorder. बिना किसी विलंब के let's start. तो the first and foremost हमारा जैसा हम करते हैं, हम glossary term यूज करते हैं. ग्लॉसरी टर्म पढ़ते तुम बोलोगे दीदी आज ये लैवेंडर कलर का पेन क्यों यूज कर रही है, पहना तो उन्होंने व्हाइट और ब्लैक है. द थिंग इज अगर मैं ब्लैक यूज करूँ तो ब्लैक में मुझे मजा नहीं आएगा एंड व्हाइट ऑलरेडी शीट है, तो समथिंग ऑन अ लाइटर नोट, तो लैवेंडर कलर मैंने किया. ठीक है. तो सबसे पहला ग्लॉसरी टर्म जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दैट पढ़ा है हमने, दैट इज एंटी सोशल बिहेवियर. एंटी सोशल बिहेवियर हमने कौन से डिसऑर्डर में पढ़ा था? कंडक्ट वाले में, डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल और कंडक्ट डिसऑर्डर वाला चैप्टर पार्ट था. हाँ, उसमें हमने एंटी सोशल बिहेवियर पढ़ा था. एक ऐसा बिहेवियर जो एज अप्रोप्रिएट नहीं होता है, एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, जिसमें लोग जो है, एक ऐसा बिहेवियर है जहाँ बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जहाँ पे लोग जहाँ पे लोग रूल्स वायलेट करते हैं, चीजों से दूर भागते हैं, स्कूल नहीं, मतलब स्कूल कहीं कहीं से भी भाग जाएंगे, उसके बाद चोरी चकारी में लग जाएंगे, तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. एंटी सोशल, समथिंग ऑलवेज अगेंस्ट द सोशल नॉर्म, सोशल स्टैंडर्ड्स, दैट आर कॉल्ड एंटी सोशल बिहेवियर. तो अब बिहेवियरल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रुएंसी, मतलब कहीं से भाग जाना, डेलिंक्वेंसी, है ना, जितने भी नेगेटिव बिहेवियर, जैसे नेगेटिव स्मोक, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब जो होता है कंजम्पशन, उसमें लगना, थेफ्ट, वैंडलिज्म, किसी चीज की तोड़फोड़, लड़ाई झगड़ा, जो भी नॉर्मल सोशल रूल्स है उसका वायलेशन करना, उसके अगेंस्ट कुछ काम करना, काम अच्छा नहीं होना, हर चीज में हड़बड़ाहट, बिना किसी बात सुने रिएक्ट करना, इरेशनैलिटी होना, अग्रेसिवनेस, ये सारे जो बिहेवियर्स हैं, दिस एक्चुअली वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट मेनली एंटी सोशल बिहेवियर नेगेटिव टर्म्स में ही होता है, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है. ठीक है. अब एंटी सोशल बिहेवियर समझ में आए क्या हुआ? एंटी सोशल, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जो जा रहा है, दैट इज एंटी सोशल. यस. द सेकेंड पार्ट वाज एंजाइटी. एंजाइटी हमने क्या पढ़ा था? एंजाइटी को हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ही पढ़ा था. इट इज अ स्टेट ऑफ वरी, यस, या स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन, characterized by fear, apprehension and a physiological arousal. तो ये क्या है? एक बेचैनी है, ये एक घबराहट है, जहाँ पे आपको किसी चीज का डर है, समथिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग का आपको डर है, घबराहट है. कल आपके स्कूल में प्रेजेंटेशन है, या कल आपके स्कूल में एग्जाम है, मे बी बहुतों की एग्जाम्स भी हैं, तो अगर कल आपके स्कूल में एग्जाम है तो आपको अलग सा कुछ अजीब सी बेचैनी होगी, आपको अलग सा कुछ डर होगा, और कुछ ऐसा वो होगा कि अरे यार कुछ तो घबराहट जैसा तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा. तो जो घबराहट हो रही है, वो जो अजीब सी तुम्हें बेचैनी हो रही है, जो तुम्हें कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, दैट इज ऑल योर एंजाइटी एंड दैट इज ओके. बट एंजाइटी डिसऑर्डर कब बनती है? जब वो आपकी डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रही है. कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी चीज डिसऑर्डर, नॉर्मल बिहेवियर डिसऑर्डर में तब तब्दील होता है जब भी वो आपके नॉर्मल बिहेवियर में, नॉर्मल डेली लाइफ फंक्शनिंग में, सोशल फंक्शनिंग में, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट ला रहा है, जिसकी वजह से आप कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी बिहेवियर जब भी डिसऑर्डर बनेगा, तो उसकी वजह से आप अपने डेली केयर के काम, स्कूल के काम, ऑफिस के काम, घर के काम, लोगों से मिलना जुलना, हर चीज आपकी इम्पेयर हो जाएगी. तो जब आपकी इतने सारे लेवल पे चीजें इम्पेयर हो रही हैं, देन दैट्स द इशू एंड देन दैट्स द थिंग टू बी रिजॉल्व. हाँ कि ना? हाँ ना. एंजाइटी के बाद वी हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. मैंने क्या कहा था? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, 18 साल से कम बच्चों में देखा जाता है. और इसमें क्या होता है? बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है? बच्चे बात ही नहीं करते हैं. बच्चों का कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स जो होता है वो काफी इम्पेयर्ड होता है, और उनके स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर होते हैं. एक ही तरीके से हैंड मूवमेंट्स होंगे, या पैर लेग मूवमेंट्स होंगे, तो ये स्टीरियोटाइप होता है. एक कुछ करे तो वैसे ही करेंगे. दे डोंट लाइक चेंज इन रूटीन, है ना, उनका जो एक प्रॉपर रूटीन बना हुआ है उसमें उनको चेंजेस नहीं पसंद है. तो दिस इज योर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो इन्फेंसी से शुरू होता है और उसमें काफी एब्नॉर्मैलिटीज होती है लैंग्वेज में,
परसेप्शन में, मोटर डेवलपमेंट में, इसलिए स्टीरियोटाइप बिहेवियर इनके होते हैं। एक ही स्टीरियोटाइप इज रिपीटेड बिहेवियर, रिपीटेड मोटर एक्शंस, है ना, सोशल विड्रॉल, ये सारी चीजें जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आ जाती है। इसके बाद भी है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर हमने कहाँ पढ़ा था, डिप्रेशन के बाद, तो समवेयर रिलेटेड टू मूड डिसऑर्डर। तो बाइपोलर में क्या आता है, मेनिया, जहाँ पे इंसान बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली खुश है, और एक आ जाता है डिप्रेशन। तो बाइपोलर दोनों, दो पोल्स हैं, एक पोल है मेनिया, एक पोल है डिप्रेशन। इंसान उसी दोनों पोल्स के बीच में ऑस्किलेट करते रहता है ना, ऑल्टरनेटिवली ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि नॉर्मल मूड डिस्टर्ब होता है। इसके बाद वी हैव डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, देखो मैंने बोलना सीख लिया, मैंने फर्स्ट डे में नहीं बोल पा रही थी। थिंग इज, जिस दिन हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अगर किसी को नहीं कॉन्टेक्स्ट पता है, if someone is new to this, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं था, आई थिंक सेकेंड या थर्ड लेक्चर था, उसमें वी वर स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में ना एक टर्म आया था यही डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। वहां पर ये था, कहने का मतलब कि जब मेंटल डिसऑर्डर्स का हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि हाउ इट केम एंड वो सब की बात कर रहे थे, तो लास्ट में ये आ गया था, एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहां पर इन लोगों के लिए जो भी मेंटल पेशेंट्स थे, जो भी पेशेंट जो मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे थे, उनके लिए कम्युनिटी सर्विस शुरू करी गई थी, उनके लिए असाइलम्स बनाए गए थे जहाँ पे उनको रखा जाता था, उनकी ट्रीटमेंट होती थी। ये सब का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, तो वो वाला फेज की हम बात कर रहे थे। और फिर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का नाम वहां आया था। Now, because this word was quite long, इसके काफी बड़े लेटर्स थे, चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 लेटर का ये शब्द है। ठीक है, अब क्या हो रहा था उस दिन, मुझसे ना मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा था कि आई वाज अनएबल टू, इसको मैं बोल नहीं पा रही थी। तो आई वाज ट्राइंग वेरी हार्ड, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत वो करने के बाद भी अच्छे से नहीं हुआ। एक दो बार मेरा कभी रैंडमली निकल रहा था, बट विद टाइम आई इम्प्रूव्ड अपॉन, मैंने प्रैक्टिस करी, एंड देन नाउ टुडे आई कैन से दिस वर्ड वेरी प्राउडली, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। यस, अब ये वर्ड होता क्या है, लेट मी टेल यू। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान, जब भी कोई इंडिविजुअल जो मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा था, वो मेंटल असाइलम में आया अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो मेंटल असाइलम वालों की जिम्मेदारी थी कि उस इंसान को ठीक करके अपने घर वापस भेजना। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे उसको ठीक करके वापस भेजना है, दैट इज ओनली कॉल्ड डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। कि वो इंसान इतना वो अब आत्मनिर्भर और इतना एम्पावर्ड हो जाए कि अब उसको इस इंस्टीट्यूशन में रहने की जरूरत नहीं है। द ट्रांसफर ऑफ फॉर्मल मेंटल पेशेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन इनटू द कम्युनिटी। अब मेंटल असाइलम से वो अपने घर, अपनी कम्युनिटी में वापस जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसफर हुआ, इसी को हम डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं। इसके ऊपर एक मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। क्यूट स्टार्ट बना, क्यूट कलर। Now the next is delusion. Delusion क्या होता है, जिसमें अब तुम बोलोगे दीदी हम तो ऑलमोस्ट रहते हैं। हाँ, डिल्यूजन में और बहुत लोग रहते हैं, मैं भी रहती हूँ कभी कभी डिल्यूजन में, बट अगर डिल्यूजन में आप काफी ज्यादा रहते हो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। एक आध चीज बात ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी चीज का नॉर्मल इज ओके, बट किसी भी चीज का ज्यादा, बोलते हैं ना, किसी भी चीज का अति हो जाना इज अ बैड थिंग, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। तो किसी भी चीज का अति होना, बहुत ज्यादा होना, और विपत्ति मतलब कमी होना, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। अब डिल्यूजन क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट्स हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रहे हैं, उन पेशेंट्स के अंदर डिल्यूजन होता है, उनको डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन क्या होता है, उनकी कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, उनकी कुछ ऐसे बिलीव्स, उनके कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जिसका कोई रैशनल ग्राउंड नहीं होता, कोई मीनिंग मेकिंग नहीं होती, कोई भी ग्राउंड रूल नहीं होता, बस कुछ भी वो अपनी मन गढ़ंत कहानियां बना लेते हैं। दैट इज कॉल्ड डिल्यूजन। तो डिल्यूजन इज योर इरेशनल बिलीफ, जो बिना किसी एविडेंस के बनाई जाती है। यस, उसके लिए कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं होता है, उसके लिए कोई भी हमारे पास वो नहीं होता है, मतलब एक ग्राउंड रूल नहीं होता है उसको प्रूफ करने के लिए। तो इट इज समथिंग वेरी इट इज वेरी समथिंग इरेशनल, इसे बोलता है इरेशनल।
अब डिल्यूजन के बाद वी हैव डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव हमने क्या पढ़ा था, डिप्रेशन जो आप लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, तो डिप्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि डिप्रेशन इज ऑल व्हाट, डिप्रेशन इज बेसिकली जहाँ पे इंसान का जो मूड है वो इंसान हमेशा सैड फील करता है एंड उसके वजह से, एक सेकेंड, हाँ, इंसान जो है वो काफी वो सैड फील करता है और साथ सैड ही सिर्फ फील नहीं करता डिप्रेशन, इंसान जो है उसके साथ साथ उसको जिस चीजों में अच्छा लगता था, जो उसका इंटरेस्ट था, वो भी अब वो नहीं करना चाहता है, उससे भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, उस अच्छे से सो नहीं पा रहा है, हमेशा थका थका महसूस करता है, इरिटेटेड महसूस करता है, लोगों से बात करना पसंद नहीं करता है, खाना कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, वेट कम या वेट ज्यादा हो जाता है, तो इतनी सारी चीजें डिप्रेशन में होती है। तो हम जो बहुत कैजुअली डिप्रेशन बोल देते हैं वो इतना कैजुअल नहीं है ये टर्म। डिप्रेशन इज वेरी, इट इज वेरी वेरी एक्सट्रीम वर्ड, इट इज अ एक्सट्रीम सैडनेस दैट an individual is experiencing। तो डिप्रेशन कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बेसिस पे लोगों को लेबल मत करो। यस, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसके बाद वी हैव डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल के अंदर एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर या किसी भी डिसऑर्डर का एक अंडरपिनिंग जेनेटिक या प्रीडिस्पोज्ड होता है, उसके अंदर एक वो जेनेटिक मेकअप उस डिसऑर्डर का होता है, वो प्रीडिस्पोज ऑलरेडी उसके ऊपर से आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस वो ऑलरेडी प्री डिस्पोज है, लेकिन कभी कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, जो उस प्री डिस्पोजिशन को एक्टिवेट करते हैं, और जब वो प्री डिस्पोजिशन एक्टिवेट हो जाती है देन द पर्सन एक्चुअली, उसका जो प्री डिस्पोजिशन है इट एक्चुअली कन्वर्ट्स इट इनटू स्पेसिफिक इन दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर। तो वो जो डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल है ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए नेचर एंड नर्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो नेचर इज डायथिसिस, दैट इज योर प्रीडिस्पोजिशन, एंड नर्चर इज योर स्ट्रेस, एक्सटर्नल फैक्टर। तो डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल जो है स्पेसिफिकली फोकस करती है कि नेचर एंड नर्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दोनों चीजों का, जेनेटिक का भी, जीन्स का भी और एनवायरनमेंट का भी, दोनों का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में बहुत बड़ा रोल है। यस, क्योंकि अगर तुम्हारा ऑलरेडी जीन्स है लेकिन तुम्हें अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा जहाँ पे वो एक्टिवेट होगा, देन यू आर फाइन, यू आर ओके। लेकिन अगर तुम, ऐसा कोई भी चीज नहीं होता जहाँ पे एनवायरनमेंट डजंट प्ले इंपॉर्टेंट हो, हर जगह एनवायरनमेंट की अपनी चीजें होती ही है। यस, ओके, ज्यादा हो गया ना। इसके बाद वी हैव फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, जहाँ पे हमने 3 तरीके के बारे में बात करी थी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, जो इंसान है वो खाता ही नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवरवेट है, उसकी वजह से ना वो खाता है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है एंड अपने आप को काफी स्टार्व करता है, भूखे रहता है, भूखमरी की हालत में रहता है, और इतनी ज्यादा भूखमरी कभी कभी हो जाती है कि उसकी वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा या फीडिंग डिसऑर्डर जनरली जो है बहुत ज्यादा और गर्ल्स के अंदर पाया जाता है। Yes, because of the media exposure, of course. Then बुलिमिया नर्वोसा की अगर मैं बात करूं, सिर्फ मीडिया ही नहीं होता, और भी चीजें होती है, लेकिन मीडिया के एक्सपोजर में भी वो भी एक फैक्टर हो जाता है। बुलिमिया नर्वोसा इज ऑल व्हाट, वो उसका भी यही है कि एक वेट मेंटेन करना है, बट यहाँ पर क्या होता है, इंसान बहुत ज्यादा खा लेता है, ओवर ईट कर लेता है, और क्योंकि उसको उसका अफसोस होता है कि उसने बहुत खा लिया, उस अफसोस को कम करने के लिए वो जो उसने जितना भी खाया है उसको वो निकाल भी देता है बाहर इमीडिएटली, कि उसको वो गिल्ट, वो अफसोस ना हो। तो दोनों एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया नर्वोसा का सिमिलैरिटी ही ये है कि अपने वेट को मेंटेन करना है किसी भी तरीके से। एनोरेक्सिया में खा ही नहीं रहा है, बुलिमिया में खाता है बट उसके बाद निकाल देता है, निकाल देता है एज इन अभी खाया और अभी निकलवा देगा, जैसे वॉमिट कर देना या कुछ मेडिसिन का यूज करना, ऐसे। और बिंज ईटिंग इज ऑल अबाउट बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड एक टाइम पर खाना, फ्रीक्वेंट एपिसोड में बहुत बहुत अमाउंट ऑफ फूड खाना, और मतलब जब भी आपको भूख नहीं भी है तो भी आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, देन दैट इज अ बिंज ईटिंग, और जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। यस,
नाउ वी हैव जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से लिविंग थिंग्स में जितने भी जीवित लोग हैं उन लोगों में जीवित जीवन वाला जो चीज है, क्या बोले मैं, जिन जिन भी चीजों में जान है उन चीजों में कैसे चीजें ट्रांसफर हो रही है, पास ऑन हो रही है जीन्स के फॉर्म में, है ना. तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक. जेनेटिक इज द स्टडी ऑफ जीन्स. देन वी हैव हैलुसिनेशंस, जहां पे आप किसी भी चीज को परसीव करते हो इन द एब्सेंस ऑफ दैट एक्सटर्नल स्टिमुलस. तो अगर आपको अभी अपने दोस्त की आवाज सुनाई दे रही है लेकिन वो वहां पे खड़ा नहीं है, तो यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग ऑडिटरी हैलुसिनेशन. कभी कभी नॉर्मल में भी हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है देन दैट बिकम अ प्रॉब्लम. यस, यस, इट इज अ एब्नॉर्मल फिनोमेनन. ना, हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा सिम्टम है, जहां पर बच्चा शांति से बैठ नहीं सकता है, उसकी मोटर मूवमेंट एक्सेसिव होती है, वो अपने हाथ ऐसे 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 कुछ कुछ करते रहता है, वो शांति से एक जगह नहीं बैठ सकता. एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, दिन भर बात करते रहता है, किसी भी चीज में ध्यान से शांति से कोई काम नहीं कर सकता है, तो हाइपर एक्टिव है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, but he or she doesn't know how to invest that energy. Then we have intellectual disability, जहां पर दो तीन क्राइटेरियाज हैं. IQ जो है 70 से कम होना चाहिए, अडेप्टिव फंक्शनिंग अच्छी नहीं है, लाइक पर्सनल सोशल इसका अच्छी नहीं है, ऑल्सो आपका जो एज है वो 18 से कम होना चाहिए. तो इन तीन क्राइटेरियाज अगर कोई इंसान मैच कर लेता है तो दैट पर्सन इज डायग्नोस्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबल. यस. ना, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? इस डिसऑर्डर के अंदर, ये न्यूरो डेवलपमेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ही इसके सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं. एंड इसके जो सिम्टम्स हैं वो किसी भी बच्चे के पर्सनल, सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब स्कूल में, इन चारों एरियाज पे उसके बहुत ज्यादा असर देखने मिलते हैं, इसलिए इट इज द न्यूरो डेवलपमेंट. यस. फिर आ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर. कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे जो दो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के ही हेल्प से होता है. तो न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल जो मैसेजेस कैरी करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर. उसके बाद आते हैं नॉर्म्स. नॉर्म्स क्या होता है? नॉर्म्स एक रूल होता है जिसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर चलता है. नॉर्म्स एक वो भी तुम कह सकते हो कि ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसके बेसिस पे हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंपेयर कर सकते हैं. तो इट इज अ कंपैरिजन स्टैंडर्ड, तुम कह सकते हो. So it is a standard of test performance that permit the comparison of one person's score on the test to the score of others who have taken the same test. ऑलरेडी किसी ने टेस्ट ले रखा है, एक नॉर्म्स बन गए हैं, अब तुमने भी आपने भी वो टेस्ट किया, तो आपके स्कोर्स को हम उस नॉर्म से कंपेयर करके देखेंगे कि वेर यू स्टैंड. तो फॉर द कंपैरिजन पर्पस ओनली हम नॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. फिर आ जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहाँ पे आपको कोई भी चीज बार बार आपके दिमाग में इंट्रूसिव है, बार बार रिपीटेड बेसिस पे आ रही है, और उस थॉट को कम करने के लिए आप एक ऐसे बिहेवियर में लगे हुए हो जिससे कि आपको थोड़ा आराम मिले, लेकिन आराम उतना मिलता नहीं है, एंड इट बिकम्स अ साइकिल जो आपके डेली सोशल, पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशन लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. इसके बाद भी है फोबियाज. फोबियाज एक इरेशनल, बहुत ज्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, परसिस्टेंट फियर होते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हो सकते हैं, किसी इवेंट के बारे में हो सकते हैं, कुछ लोग के बारे में हो सकते हैं, किसी के भी बारे में. तो अगर मैं फोबियाज की बात करूं, एक होता है स्पेसिफिक फोबिया, किसी को पानी का डर, किसी को स्पाइडर का डर, किसी को कंप्यूटर का डर, किसी को मोबाइल का डर, किसी को पर्पल कलर का डर, यस, किसी को पीनट बटर का डर, किसी को लंबे लंबे शब्दों का डर, है ना. ये सब चीजों का भी लोगों को डर होता है. बहुत वियर्ड है, किसी को डॉग का डर, किसी को बिल्ली का डर, किसी को लोगों से मिलने का डर, किसी को शर्माने का डर. ये सब फोबियाज हैं. आई एम नॉट जोकिंग ऑल्सो, आप जाके एक बार सर्च करना, फोबियाज की A to Z की लिस्ट है, बहुत फोबियाज है सच में. उसके बाद कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सांप, मतलब उन लोगों को इस बात का डर है कि वो पब्लिक में कुछ नहीं बोल सकते, पब्लिक में कोई काम नहीं कर सकते, तो उनको सोशल एंजाइटी होती है ड्यू टू द फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट. तो उस वजह से वो लोग बाहर में रेस्टोरेंट में खाना भी पसंद नहीं करते. उनको लगता है अगर कुछ उनसे ऊपर नीचे हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर खाना गिर गया, अगर प्लेट गिर गया, अगर
कुछ कलिनरी चीजें गिर गई तो क्या होगा, कटलरी गिर गया, ये सब। एंड कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो लोग मार्केट या ओपन स्पेस में जाना नहीं पसंद करते जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वहां पे कोई भगदड़ मच गई तो मैं यहाँ से स्केप कैसे करूंगा। बिकॉज ऑफ दैट फियर वो अपने घर में ही रहते हैं, बट देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि वो हमेशा घर में भी नहीं रह सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो दैट बिकम्स अंडर फोबिया। फिर वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया, एक साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर का एक रिएक्शन है जो किसी भी इंडिविजुअल के थिंकिंग, मोटर, इमोशंस, परसेप्शन, इन सब में इम्पेयर करती है उस इंसान को। लाइक वो अच्छे से सोच नहीं सकता, अच्छे से बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता तो बोल नहीं पाता है, अच्छे से उसकी परसेप्शन नहीं हो रही है, वो अच्छे से उसकी मूवमेंट इम्पेयर हो गई है ना, वो लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, रियलिटी में नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर रियलिटी में नहीं है। तो पर्सनालिटी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, ये रियलिटी में नहीं रह पा रहा है, इमोशनल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, थॉट एंड बिहेवियर में काफी डिस्टर्बेंसेस है। तो दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया। देन वी हैव सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि सिम्टम फिजिकल होते हैं, बॉडी पेन, चेस्ट पेन, हेडेक, ये सब मस्कुलर पेन, मसल पेन, ये सब फिजिकल है। लेकिन इसका सोर्स क्या है, किस वजह से हो रहे हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल। तो यहाँ पर फिजिकल कंप्लेंट्स होंगी या डिसेबिलिटीज होंगी, लेकिन इसका कोई फिजिकल सोर्स नहीं होगा। कहानी में ट्विस्ट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, जहाँ पे इंसान जब कोई भी बहुत ज्यादा किसी भी तरीके का ड्रग यूज बहुत ज्यादा कर लेता है, देन दैट पर्सन बिकम डिपेंडेंट ऑन ड्रग। उसके डिपेंडेंट होने की वजह से वो अगर वो उससे कभी विड्रॉ करना चाहे, अगर वो किसी दिन उस ड्रग को ना ले, तो उसके अंदर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस ज्यादा ड्रग यूज करने से उस इंसान का मूड, बिहेवियर, सब कुछ इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अगर वो ड्रग लेता है तभी उस ड्रग, एक पर्टिकुलर ड्रग लेगा तो ही उससे उसका बिहेवियर, उसका मूड अच्छा रहता है। अगर नहीं लेगा तो वो इरिटेटेड, चिड़चिड़ापन और उसका पूरा पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशन फंक्शन पूरी इम्पेयर होती है। तो इट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस अब्यूज। यस, अगर तुम सब्सटेंस यूज भी डिसऑर्डर कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इवन कैफीन भी मैं बोलूँ, जब लोग चाय नहीं पीते, होता है चाय पियेंगे तो हम एक्टिव रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। जिस दिन इंसान चाय नहीं पीते, विड्रॉल सिम्टम्स क्या होता है, मम्मियों को देखा है या खुद को भी होता होगा, सर दर्द शुरू हो जाता है, बोलते हैं सर दर्द हो रहा है, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स। चाय नहीं पीते हैं तो सर दर्द शुरू हो जाता है। समवेयर और द अदर एसोसिएशन भी होगा, चाय नहीं पियेंगे सर दर्द शुरू हो जाएगा, तो चाय पीना तो मस्ट। 5 बज गया चाय पीनी है ना, वो वाला रील चलता है ना कभी बीच में। तो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्लॉसरी पूरा, है ना, ग्लॉसरी खत्म हो गई है। आई होप तुम्हें ग्लॉसरी समझ में आ गई होगी। अब अपन लोग, अगर कोई ये नया है जो ये वीडियो देख रहा है, तो एज यू कैन सी ये सारे जो है हमारे फाइल्स हैं, ये सब हमारे पेजेस हैं। तो ये हमारा यूट्यूब का पेज है, ये हमारा टेलीग्राम का पेज है। तो आप जो है, इफ यू वांट दिस शीट, ये आपको ये सब आपको मिलेगा, ये सब आप ही के लिए बनाया गया है, तो ये आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी गिवन है, प्लीज वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर दो, और वहां पर आपको इस चैप्टर के साथ साथ पहले 3 चैप्टर्स भी जो हैं उसकी भी पीडीएफ वहां पे है। यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन रीड इट, यू कैन प्रैक्टिस। यस, ग्लॉसरी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव टू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी एक बार एनसीईआरटी हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिप्रेशन और मेनिया के सिम्टम्स क्या है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्लॉसरी में भी हमने कर लिया है। तो डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन में क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो आपके ये सब सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं। एंड मेनिया क्या होता है, मेनिया के सिम्टम्स क्या है, तो ये है कि एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा होता है, इंसान बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा खुश रहता है, डिस्ट्रैक्ट इजिली हो जाता है, इम्पल्सिव रहता है, बहुत अमाउंट ऑफ स्लीप उसको नहीं मिल रही है, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है, और हर चीज में इन्वॉल्व रहता है, मतलब काफी एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव हम कह सकते हैं। यस, एंड यहाँ पे हाई एनर्जी है, कम स्लीप है, और एलिवेटेड या इरिटेबल मूड है। तो ये है आपका डिप्रेशन और मेनिया के बारे में कुछ सिम्टम्स।
पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि इस चैप्टर, ये जो पूरा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इट्स ऑल अबाउट सिम्टम, डिसऑर्डर एंड उसके सिम्टम। तो ये आपको पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चों का क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो पहली बात तो एडीएचडी क्या होता है। एडीएचडी आप बताओगे, एडीएचडी के दो फीचर्स क्या है, इनअटेंशन एंड इम्पल्सिविटी। उसके बाद इनअटेंटिव क्या होते हैं बच्चे, इम्पल्सिव क्या होते हैं, हाइपर एक्टिव क्या होते हैं, यू विल डिसाइड, यू विल टॉक अबाउट। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अल्कोहल सब्सटेंस। मैंने कहा था अल्कोहल पे एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, तो अल्कोहल पे ये है, ठीक है। यार ये वाला स्टार क्यूट नहीं बना, लेट्स मेक अ क्यूट स्टार। ए बन गया बन गया बन गया, क्यूट क्यूट, दिस वन इज आल्सो ओके। तो अल्कोहल के ऊपर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, क्योंकि अल्कोहल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ कि इसको अच्छे से समझ लो। तो अल्कोहल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सोशल बिहेवियर इंपेयर होती है, लोग इसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, इन ऑर्डर टू थिंक प्रॉपरली, इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, फिजिकल हेल्थ डैमेज होता है, सीएनएस डिप्रेस हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, लोग बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे फिजिकल इंजरीज भी हो सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। यस। अब कैन अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज लीड टू ईटिंग डिसऑर्डर, क्लासिफाई द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इट। तो इसके ऊपर आपका एनोरेक्सिया, बुलिमिया, बिंज ईटिंग आ जाता है, ठीक है। अब अ फिजिशियन मेक डायग्नोसिस लुकिंग एट अ पर्सन फिजिकल सिम्टम। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आ जाएंगे। जनरली हम यहाँ पे क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में है पूरा, कि क्या क्या मेथड यूज करते हैं। जैसे फिजिशियंस के पास जाते हैं तो वो हमें ब्लड टेस्ट, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फलाना ढिमकाना सब कुछ लिखते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, टेस्ट, क्वेश्चनर, ये सब होता है एज हमारा असेसमेंट। और फिर हमारे कुछ वो है कैसे डायग्नोसिस हम करते हैं, तो वी हैव डीएसएम एंड आईसी। यस। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चन है, 2-3 मार्क का, यू कैन डायरेक्टली कैन सी दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, चाहे बोर्ड्स हो चाहे स्कूल का हो। ऑब्सेशन और कंपल्शन में क्या फर्क है, ऑब्सेशन या कंपल्शन में क्या फर्क है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्सेशन क्या होता है कि आप किसी भी आइडिया या किसी भी चीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हो। कंपल्शन इज आपको कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन लेना पड़ता है, कोई बिहेवियर शो करना पड़ता है, जिससे कि आप इस कंपल्शन से, ये ऑब्सेशन से कम बाहर निकल सको। ये अनवांटेड फीलिंग्स होती है, ये ऑब्सेशन से निकलने का एक तरीका होता है। ऑब्सेशन जो है, ऑब्सेशन विल लीड टू कंपल्शन एंड कंपल्शन इज ड्यू टू ऑब्सेशन। Obsession is all about repeated thoughts, compulsion is all about repetition in action। ये आपके दोनों जो है, ये आपकी मेंटल वेलबींग इंपेयर करता है, ये आपकी फिजिकल वेलबींग करता है। तो ये सारी चीजें। अब थीम क्या है, कंटेमिनेशन। कोई भी चीज खराब है, कोई भी चीज गंदी है, तो उसका कंपल्शन क्या होगा। अगर तुम सोचो कि ये चीज खराब है, ये चीज गंदी है, टेबल मेरा गंदा है, तो क्या करोगे तुम, टेबल छू लिया तुम्हें फिर याद रियलाइज हो हाँ टेबल गंदा था, क्या करोगे, हाथ धो। तो दिस वॉशिंग, क्लीनिंग एंड एवरीथिंग इज अ कंपल्सिव बिहेवियर। लेकिन ऑब्सेशन क्या था, कंटेमिनेशन। देख रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट, ये बात। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ लॉन्ग स्टैंडिंग पैटर्न ऑफ डिविएंट बिहेवियर बी कंसिडर्ड एबनॉर्मल। जो बहुत अजीब तरीके का बिहेवियर है, बहुत लंबे समय से, क्या वो अगर पैटर्न है उस बिहेवियर का, डिविएंट बिहेवियर का, क्या वो अबनॉर्मल होगा, हाँ या ना, उसको इलेबोरेट करो। तो यहाँ पे यू विल टेल अबाउट ऑल द क्राइटेरियाज, कि क्या है किसी भी एबनॉर्मल, किसी भी चीज को एबनॉर्मल कहने का मतलब। तो एबनॉर्मल बिहेवियर के पर्सपेक्टिव क्या थे, अगर याद है तो हमने 2 पर्सपेक्टिव या पढ़े थे। एक पर्सपेक्टिव था जहां पर एबनॉर्मल बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर एबनॉर्मल तब होता है जब हम वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके करते हैं, जो भी सोसाइटी ने कहा उसके अगेंस्ट जाके हम करेंगे, देन पर वो बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। अगर हम यही बोले कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है, इट इज अ बिहेवियर समथिंग जो इंसान के लिए अच्छा नहीं है, मैल अडेप्टिव है, देन दैट बिकम्स अ सेकंड अप्रोच। तो हमने 2 अप्रोचेस पढ़े। तो एबनॉर्मल का मतलब होता है समथिंग अवे फ्रॉम मीनिंग, और इट इज अ डिविएशन फ्रॉम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स। तो पहला अप्रोच यही था कि इट इज अ डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, एंड सेकंड इज इट इज अ
एज अ मैलएडेप्टिव। तो ये दो चीजें हैं, इसके ऊपर यू मे एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। इसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट हाँ घुमा फिरा के यू कैन बी आस्क्ड। उसके बाद ये है आपका स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, कि पब्लिक में बोलते समय द पेशेंट चेंजेस टॉपिक फ्रीक्वेंटली। पहली बात बताओ क्या है ये, बार बार टॉपिक चेंज कर रहा है, क्या कौन सा चीज है ये, बोलो 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 जल्दी बोलो। बार बार अपना टॉपिक चेंज कर रहा है, मतलब टॉपिक्स ऐसे जंप कर रहा है, क्या है ये, लूजनिंग ऑफ थॉट, डी एसोसिएशन, नहीं, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, यस, डिरेलमेंट, यस, डिरेलमेंट ऑफ थॉट। तो ये फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर है। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? इट इज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। डिस्क्राइब द अदर सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो ऐसे करके आपको पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इट इज अ डिरेलमेंट, ये एक पॉजिटिव सिम्टम है। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें यू विल बी आस्क्ड। स्किज़ोफ्रेनिया पे एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड्स में पूछा जाता है, लिख लो, आई एम टेलिंग यू। स्किज़ोफ्रेनिया कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। स्किज़ोफ्रेनिया पहला है मूड डिसऑर्डर, जहाँ पे डिप्रेशन और वो वाला जो बात है, डिप्रेशन एंड बाइपोलर, उस पे पूछा जाता है। तीसरा पूछा जाता है आपका डी एसोसिएशन पे, डी एसोसिएटेड डिसऑर्डर आल्सो इज आस्क्ड अ लॉट। और चौथा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है एंजाइटी। तो ये जो चार कैटेगरीज है ना, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना, बाकियों को भी पढ़ो, उसको भी समझो, लेकिन इन चारों के ऊपर फोकस ज्यादा दो, क्योंकि इन चारों के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। जब मैं तुम्हें मैराथन्स करवाऊंगी, मे बी हाफ ईयरली में नहीं करवाऊंगी, हाफ ईयरली में आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे मैराथन जो आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम में, आई विल गिव यू दैट पार्ट, यू कैन सी। और उसमें मैं तुम्हें मैराथन वाले भी क्वेश्चंस दिखाऊंगी, पीवाईक्यूज भी मैं तुम्हें दिखाऊंगी, यू कैन सी कितने ज्यादा क्वेश्चन 2, 3, 5 मार्क, 4 एंड 6 मार्कर में पूछे जाते हैं, इन्हीं डिसऑर्डर्स के ओरिएंटेड होते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया। तुम इसमें पॉजिटिव सिम्टम के बारे में बताओगे जिसमें डिल्यूजन आ जाता है, डिल्यूजन में 4 टाइप्स आते हैं। फिर तुम फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के बारे में बताओगे, हेलुसिनेशन बताओगे, फिर इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, ये सब पॉजिटिव सिम्टम आ गए। फिर यू हैव नेगेटिव सिम्टम, जहाँ पे यू हैव एलोगिया, ब्लंटेड अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट, अबोलिशन एंड इनएपिथी, ये सब आ गया। फिर साइकोमोटर सिम्टम्स आ गए। ये सब जो है तुम्हारे स्किज़ोफ्रेनिया के हैं, स्किज़ोफ्रेनिया पूरा ये एस्पेक्ट इसमें कवर हो गया है। उसके बाद हमारा आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आता है, एग्जैक्ट यही वर्डिंग होती है, एक वर्ड ए एंड द भी ऊपर नीचे नहीं होता, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आता है, सेम यही डिट्टो छप के आता है क्वेश्चन। आई एम सेइंग इट बिकॉज मैंने तुम्हारा पेपर देखा है, मैं देखती हूँ तो आई नो इट। इवन इस साल भी ये पेपर क्वेश्चन आया है, as far as I remember. And if you want, I can just let you know. Just give me a moment. मैं तुम्हें देख के बताऊँ। जहां तक मुझे याद है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से एक एमसीक्यू आया है। उसके अलावा एक क्वेश्चन तुम्हारा, हाँ, एक ही एमसीक्यू पे आया है। अब अगर मैं तुम्हारा 2 मार्कर क्वेश्चन पूछूं, तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर एक दूसरे से दोनों अलग कैसे हैं, हाउ दे आर डिफरेंट। मैंने ये तुम्हें पढ़ाया था, याद है? सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर सेम मेडिकल इलनेस पे है, लेकिन फिर भी वो अलग है, कैसे, एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल। 2 मार्कर क्वेश्चन आया है ये। इसके अलावा वी हैव अदर क्वेश्चंस एज वेल। यस, इसके लिए हमारे पास 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आया था, कि इसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे 10 साल का बच्चा है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ऐसी कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं जो बच्चे के, मतलब 2 कॉमन फीचर तुम्हें बताना है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या क्या हो सकता है बच्चे के साथ।
एक क्वेश्चन ये आता है, ये सब बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा उस पे है क्वेश्चन, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। 4 मार्क क्वेश्चन में यू हैव आईक्यू, इस बार आईक्यू पे बहुत ज्यादा सवाल आए थे। आईक्यू पे क्वेश्चन पूछा गया कि आईक्यू की रेंज कितनी होती है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो बताओ। एंड उसके अलावा मैं बता रही हूँ, मैं सारे क्वेश्चन तुम्हें अभी ही बता रही हूँ। यस, उसके अलावा ये आया था एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आया था कि एक इंसान है, एक बच्चा है, उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोशल विड्रॉल वो दिखाता है और उसकी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट तुम कौन से डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज या मॉडल्स कोई भी यूज करोगे जिससे कि तुम इस बिहेवियर को समझा सको। तो रिमेंबर आई टॉट यू व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, किसके वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। साइकोलॉजिकल पढ़ाया था, सोशल पढ़ाया था, वो वाले क्वेश्चंस आल्सो केम। डायरेक्ट बुक से ऐसे घुस घुस के ये लोग पूछते हैं। उसके बाद देयर वाज अ क्वेश्चन कि एक हिस्टोरिकल, मैंने बोला था एक हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है और इस साल आया भी था। यस, एंड तो पूरा हिस्ट्री हमें देखना होता है कि हाउ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की क्या हिस्ट्री थी, तो पूरी ट्रेस करनी होती है। ओके, वन मोर, इसके ऊपर केस स्टडी आया था, ठीक है, केस स्टडी भी आया है। केस स्टडी आया है, यस केस स्टडी आया है। केस स्टडी आया था फीडिंग डिसऑर्डर पे। तो एक तुम्हारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए है क्योंकि यहाँ से हर एक सेक्शन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, निश्चित आते हैं, कोई डाउट नहीं है। केस स्टडी आया है इस साल, मतलब तुम्हारा आया है ऑन योर फीडिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया पे आया है इस साल। इस साल पूरा फीडिंग डिसऑर्डर आया। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अभी जस्ट पढ़े कि इस साल का पेपर है। डी एसोसिएशन आता है, इस साल नहीं आया था लेकिन पिछले साल तक आया है। और ये बीच बीच में ये लोग क्वेश्चन ये रिपीट करते हैं और डिट्टो एग्जैक्ट यही लाइंस होते हैं। डी एसोसिएशन क्या है, उसके बहुत सारे फॉर्म्स क्या है, तो डी एसोसिएटिव एमनेशिया है, उसके अंदर डी एसोसिएटिव फ्यूग आता है, डी एसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है और डी रियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन होता है। इसका पूरा क्वेश्चन यही छपकर आता है। फोबियाज क्या होते हैं, एंड अगर किसी को इंटेंस फियर ऑफ स्नेक्स है तो इज इट बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी लर्निंग, और फोबिया कैसे डेवलप होता है, तो फोबिया डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है। तो फोबिया क्या होता है, यहाँ पे बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव, इस टाइप के भी क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, जहाँ पे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, इन सब चीजों के बेसिस पे आप कैसे किसी भी इंसान को फोबिया हो सकता है स्नेक का, वो हमें समझाना है कि यूजिंग एक एक बिहेवियर प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजाइटी इज आल्सो हैज बीन कॉल्ड बटरफ्लाई इन द स्टमक फीलिंग। किस स्टेज पे एंजाइटी डिसऑर्डर बनता है एंड व्हाट आर इट्स टाइप, इट इज ऑल अपने आप में इट इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो एंजाइटी कैसे बटरफ्लाई इन द स्टमक है, क्योंकि इसमें बहुत अजीब घबराहट है, अनप्लेजेंट फीलिंग है, कोई बहुत वेग है, हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते किसकी वजह से हमें ऐसा फील हो रहा है, एंड इसकी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ये कब जाके एंजाइटी डिसऑर्डर बनता है, जब ये हमारे कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग से इम्पेयर होने लगता है, हमारी इफेक्टिव फंक्शनिंग में इम्पेयर होता है, इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। एंड इसके टाइप्स, जनरलाइज एंजाइटी, पैनिक, फोबिया, सेपरेशन एंजाइटी। तो ये था तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी। तुम्हें लगेगा दीदी ने बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है, इट इज जस्ट बिकॉज हम इसको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने 9 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है। इसको आज मैंने एक तरीके से रिकैप करा दिया। तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आपका पूरा एक क्विक रिकैप हो जाएगा। कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं छूटी है, कोई भी चीज ऐसी है जो मैंने नहीं छोड़ी है, सब कुछ रिपीट हुआ है, सब कुछ मैंने बताया है। एंड इसी के तरीके से आई विल गिव यू योर हाफ ईयरली के क्वेश्चंस ऑल्सो, एक लिस्ट बना के मैं दे दूंगी टेलीग्राम पे, मैं दूंगी, जहां पे आपके फर्स्ट 5 चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो आपके 2 3 4 5 2 3 4 एंड 6 मार्कर में आएंगे,
आई विल गिव यू दैट ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके पेपर में डायरेक्ट छप के दिखने को मिल सकते हैं। तुम्हें लगेगा दीदी ने बहुत क्वेश्चंस रिपीट करे हैं, बट दैट इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस। कोई भी डाउट होगा हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? लाइव सेशंस रखेंगे, हम उस पर वहां पे बात करेंगे। बट एक क्वेश्चन, एक पीडीएफ आई विल प्रिपेयर इट, और उसके आंसर्स मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आंसर्स दूंगी तुम वही रट के चले जाओगे, नहीं। आई वॉन्ट कि मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं, तुम उस क्वेश्चन को ढूंढो, समझो और उसको पढ़ के समझो कि अल्टीमेटली आपको लिखना है। अगर मैं ये आपको ये दे भी दूंगी, आप ये वर्ड टू वर्ड नहीं लिखोगे, आप अपने मन से लिखोगे, लेकिन यस, वर्डिंग्स नीड टू बी देयर, एंड वर्डिंग आपको तभी समझ में आएगी जब आप चैप्टर अपने आप पढ़ोगे। तो दैट अ टास्क फॉर यू, प्लीज चैप्टर को पढ़ना शुरू करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज आपके लिए जो मैंने स्पेशली क्यूरेट करी है, दैट इज योर प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट में हम एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए मैंने क्या क्या बनाया है। तो प्रैक्टिस शीट में सबसे पहले है आपके लिए एमसीक्यूज। तो हर एमसीक्यू का आपका हर कुछ जो है इसमें सबका आंसर एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी गिवन, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। यू हैव एमसीक्यूज, पूरा चैप्टर अच्छे से कवर्ड है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू के बाद आपका लगभग 25 एमसीक्यू है। फिर आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन के बाद आपके आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, यस। एंड उसके बाद आपके आ जाते हैं सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग। तो कुल मिला के आपके इस चैप्टर में टोटल 55 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 55। अगर आपने ये और ये पूरा अच्छे से कर दिया और एक बार चैप्टर पढ़ लिया, तुम्हें इस चैप्टर में या इस चैप्टर जैसा और भी किसी चैप्टर में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मार्क माय वर्ड्स, कोई नहीं रोक पाएगा। तुम लोग इन सब चीजों में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो इसको अब पढ़ना शुरू कर। So with this, we have finally officially we have completed 4th chapter. अब मंडे से हम 5th चैप्टर जो आपका थेरेप्यूटिक अप्रोचेस हैं वो पढ़ना शुरू करेंगे। होपफुली वो चैप्टर जरा जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चैप्टर काफी छोटा है। तो हम देखते हैं जितना जल्दी वो खत्म हो सके, लेकिन मंडे से हम शुरू कर देंगे। तो होपफुली 31 अगस्त तक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। होपफुली वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम तब तक खत्म कर दें। अगर इन केस नहीं हो पाया तो 1 या 2 सितंबर तक खींचेगा, उससे ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। तब तक आप लोग अपना ये सब पढ़ो साथ साथ। 3 दिन अभी क्लासेस नहीं होंगी, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्लास नहीं होगी। जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। तब तक मैं आपके बाकी सारे चैप्टर्स के इक्वल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बनाऊंगी जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एंड उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगी। तो इफ यू वांट दैट क्वेश्चंस, इफ यू वांट दैट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हारे पेपर में देखने को मिल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट ऑन दैट। थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? आई एम गिविंग यू जितना कुछ मैं कर सकती हूँ आपके लिए, आई एम डूइंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ एंड्स, ठीक है? थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ, इट इज ओनली फॉर यू, आपके लिए ही बनाया है। मेरा उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई गेन नहीं है। सारी प्रॉफिट आपके लिए है, सारा गेन आपको होगा, सारा लाभ आपको, तो आपके लिए है। तो जस्ट डू इट, ठीक है? कर लो ज्वाइन आप ही के लिए। और बहुत लोगों ने किया है, आपकी देरी है, डू इट, है ना? बस जब बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद तो बोर्ड खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल छोड़ के चले ही जाओगे, फिर आपकी नई चीजें शुरू हो जाएंगी। एटलीस्ट साइकोलॉजी के लिए तो प्लीज कर लो, है ना? चलो
क्योंकि हमारी जितनी भी अब चीजें आने वाली हैं सब कुछ उसी के ऊपर आएंगे, उसके ऊपर सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। हम कुछ दिनों में लाइव सेशन भी शुरू कर देंगे, मे बी तुम्हारा जो सेकेंड हाफ वाला होगा मे बी वो हम लाइव सेशन में करेंगे शायद से। पूरी पूरी कोशिश मैं करूंगी कि हम उसको लाइव में लें, बाकी वी विल सी। टिल देन तब तक के लिए तो अभी हम रिकॉर्डिंग ही में चल रहे हैं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही मैं इन्फॉर्मेशन मैं अभी दे सकती, इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दूंगी। इतना ही आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं मंडे को नई एनर्जी, नए जोश, नए चैप्टर के साथ। यस, एंड टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू ऑल ऑन मंडे। एंड तब तक के लिए ये पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। एंड या सी यू ऑल ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। यस, इसका पीडीएफ आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम। उसके लिए तू परेशान मत हो, इसका भी मैं आई विल शेयर। हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।